आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और कल जो हम लोगों ने पढ़ा था 1 मिनट दोस्तों, उसमें 1 मिनट में उसका हम रिवीजन करेंगे और उसका रिवीजन करके फिर हम अपनी आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए तो दोस्तों हम लोगों ने कल पढ़ा था कि कौन से मतलब प्रदेश का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, मतलब सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया था, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जिस साथी को ये पीडीएफ वगैरह चाहिए हो वगैरह, मतलब जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप इसी जो क्लास चल रही है ना, इसी क्लास के साथ आपको हमारे इसी प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो जो साथी कमेंट करते हैं कि सर पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो रही है, तो पेशेंस रखिए, पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाती है। क्लास के जैसी खत्म होती है ना, तो तुरंत आपको पीडीएफ दे दी जाती है, राइट। तो उत्तराखंड और नेपाल के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है दोस्तों? जो उत्तराखंड के साथ में और नेपाल के साथ में, तो दोस्तों पीलीभीत, राइट। नेपाल और बिहार के साथ में महाराजगंज, ठीक है। और फिर बिहार, 4 राज्यों को याद रखिएगा दोस्तों, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सबके साथ में बाउंड्री साझा करेगा उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, जो कि सोनभद्र जिला, राइट। फिर हम देखेंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में सीमा साझा कौन सा करता है जिला दोस्तों? राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का आगरा, ताज नगरी आगरा, राइट। राजस्थान और हरियाणा के साथ में दोस्तों मथुरा, राजस्थान और हरियाणा। अब इधर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को देखेंगे तो आएगा आपका सहारनपुर, और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के साथ में भी सहारनपुर। दिल्ली के साथ में, दिल्ली और हरियाणा के साथ में सीमा साझा करेगा उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर। तो ये मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था पिछली क्लास में, राइट। फिर क्वेश्चन बताया था कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनकी सीमाओं के साथ में। तो ये आप लोगों ने बकायदा बहुत अच्छे से डिस्कस किया। फिर दोस्तों हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की भू वैज्ञानिक संरचना को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, है ना। यहां से आप लोगों को समझ में आया होगा कि 4 प्रकार की जो है हमारे यहाँ पर दोस्तों 4 प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसमें हम ये आज चारों प्रकार की संरचना को एक एक दो पॉइंट में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे दोस्तों, बिंद क्रम की चट्टानें। सभी दोस्त हेडिंग डाल दीजिएगा आज, बिंद क्रम की चट्टानें। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा, बिंद क्रम की चट्टानें, है ना, बिंद क्रम की चट्टानें, बिल्कुल। तो लिखेंगे बिंद क्रम की चट्टानें, बिंद क्रम की चट्टानें। आज हमें ये डिस्कस करना है दोस्तों, बिंद क्रम की चट्टान। देखिए अब ये चट्टानें कहां से कहां तक हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इन चट्टानों का जो विस्तार मिलेगा वो आपको बिंद क्षेत्र से लेकर उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम तक मिल जाएगा। लिखेंगे इन चट्टानों का विस्तार, इन चट्टानों का विस्तार बिंद क्षेत्र से लेकर, बिंद क्षेत्र से लेकर उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र तक विस्तृत है ना। कहां तक विस्तृत है? तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र तक दोस्तों विस्तृत है ना। तो इनका विस्तार दोस्तों आपको बिंद क्षेत्र से लेकर के हमारे प्रदेश के दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिणी और जो पश्चिमी एरिया है यहां तक आपको देखने को मिलेगा, राइट। यहां तक देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये वाला एरिया आप देखेंगे जो बुंदेलखंड के क्षेत्र के ऊपर, जिसमें आप देखोगे सोनभद्र हो जाएगा, मिर्जापुर हो जाएगा, प्रयागराज वाला एरिया, है ना। तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? दक्षिण पश्चिम में आ जाता है। तो इन दक्षिण पश्चिम वाले इस वाले भूभाग में हमें कौन सी चट्टानें मिलेंगी दोस्तों? बिंद क्रम की चट्टानें। तो चाहो यहां पर लिख सकते हो, जैसे ये क्षेत्र भी लिख सकते हो। यदि बिंद क्षेत्र आपको नहीं पता कि ये बिंद क्रम की चट्टानें कहां है, तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इसमें लिख सकते हो कि सोनभद्र जिला,
राइट, जैसे जैसे सोनभद्र, सोनभद्र, प्रयागराज, है ना, मिर्जापुर, मिर्जापुर इत्यादि। दोस्तों ये क्षेत्र जो है ना, हालांकि प्रयागराज का पूरा भाग नहीं आएगा, बहुत कम भाग प्रयागराज का आता है। तो ये क्षेत्र किसमें आते हैं दोस्तों? विंध्य क्रम के क्षेत्र में आ जाते हैं। मतलब यहाँ पर आपको विंध्य क्रम की चट्टानें मिलेंगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये हमारी धरती की लगभग कह सकते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है ये 1.7 अरब वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। यानी इसकी उत्पत्ति कब हुई है? लगभग 1.7 अरब वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो लिखेंगे इनकी उत्पत्ति लगभग 1.7 1.7 अरब वर्ष 7 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। 7 अरब वर्ष यानी 1.7 अरब वर्ष पहले इनकी उत्पत्ति मानी जाती है कि इनकी उत्पत्ति दोस्तों उस समय हुई थी। तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी चट्टान दोस्तों? विंध्य क्रम की चट्टान है। ठीक है, अब विंध्य क्रम की चट्टान तो बहुत ज्यादा ही हमने लिख लिया है ना। बाकी का दोस्तों हम लोग लिखेंगे जो हमारा आएगा बुंदेलखंड ग्रेनाइट नीस, है ना। बुंदेलखंड में आप लोग देखोगे ना तो ग्रेनाइट चट्टानें ज्यादा मिलेगी जो कि नीस की चट्टानें कहलाती है। बुंदेलखंड ग्रेनाइट नीस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हेरिंग डाल देंगे अगली, बुंदेलखंड ग्रेनाइट नीस, बुंदेलखंड ग्रेनाइट नीस। अब इसमें बहुत ज्यादा नहीं दोस्तों, बस एरिया लिखवाना है यहाँ पर। यानी हम लोग एरिया को कवर करेंगे कि वो एरिया कौन सा है जहां पर इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है ना। तो ये दक्षिणी, मतलब कह सकते हैं कि जो दक्षिणांचल क्षेत्र है हमारे प्रदेश का, है ना, जो कि मध्य प्रदेश से लगता हुआ है, खास करके देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है बुंदेलखंड। तो जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में, प्रदेश के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं कहां पर दोस्तों? दक्षिणी भाग में। ठीक है, अब इसके बाद आएगा दोस्तों तृतीय काल की चट्टानें। कौन सी दोस्तों? तृतीय काल की चट्टानें। तो अगली हेडिंग डालेंगे दोस्तों तृतीय काल की चट्टानें, जो कि हिमालय की उत्पत्ति से रिलेटेड होंगी। तृतीयक काल की चट्टानें। दोस्तों बहुत अच्छे से आप लोग समझते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, है ना। मेरी गारंटी है दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा उत्तर प्रदेश से। जैसा मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि आप चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से निकली हुई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप अभी देख ही रहे हैं लेखपाल की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो गया है, राइट। तो इसकी तैयारी कर रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा निकली हुई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से निकली हुई जो भी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कर रहे हो, तो किसी भी विभाग के द्वारा निकली हुई परीक्षाएं हैं दोस्तों, सभी में एक चीज कॉमन है, कोई जीएस आए या ना आए, उत्तर प्रदेश का जीएस आपको हर जगह मिलना है। ये जान लीजिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जीएस हर एग्जाम में मिलना ही है। एक दो क्वेश्चन आपको बहुत गिरे हुए यदि क्वेश्चन होंगे, बहुत छोटे लेवल के क्वेश्चन होंगे, है ना, तब भी दोस्तों आपको ये 2-3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाने हैं उत्तर प्रदेश से। 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन मिल ही जाने हैं, कम से कम बता रहा हूं दोस्तों, इतने तो मिल ही जाएंगे।
तो ये वाला टॉपिक, ये वाला सेगमेंट उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी, उत्तर प्रदेश की पॉलिटी, उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री और उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक्स, ये दोस्तों बहुत मेजर टॉपिक माने जाएंगे हमारे यूपी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो बढ़िया दोस्तों तैयारी करिए। कहीं पर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप तुरंत मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला हुआ है, आप तुरंत दोस्तों ये कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो तृतीय काल की चट्टान है। अब देखिए ये इसका जो संबंध है वो हिमालय से माना जाता है। तो एक पॉइंट करके लिखेंगे कि इनका निर्माण अब देखिए हिमालय से कैसे माना जाएगा। जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो गंगा और यमुना की नदी के प्रवाह क्षेत्र के कारण जमाव हुआ और जमाव के कारण इस प्रकार की तृतीय काल की चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो लिखेंगे इनका निर्माण हिमालय के उत्थान एवं गंगा यमुना के जमाव से हुआ। ठीक है दोस्तों, गंगा यमुना के जमाव से हुआ है। अब आ जाएगा दोस्तों चतुर्थक काल की चट्टानें। जो कि लास्ट होगा। अभी इनको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। अभी तो बस ये जान लीजिएगा कि आप लोग एक इंट्रो ले रहे हो, है ना। चतुर्थक काल की चट्टानें, एकदम इंट्रो चल रहा है, बस ये जान लीजिए दोस्तों। अभी अभी बहुत कठिन टॉपिक नहीं है और बहुत सरल भी टॉपिक नहीं है ना। बढ़िया इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को पढ़ने में और सब समझ में आएगा। और जहां समझ में ना आए, समझ लीजिए आपका बड़ा भाई आपके लिए तैयार है। बस कमेंट करिए और तुरंत दोस्तों मैं उसका सॉल्यूशन कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, लिखेंगे इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण 2.4 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। इसमें एक पॉइंट और दोस्तों, इस प्रकार की जो चट्टानें आपको मिलेंगी वो गंगा के मैदान में मिलेगी। ठीक है, तो लिखेंगे इस प्रकार की चट्टानें गंगा के मैदान में पाई जाती हैं। गंगा के मैदान में पाई जाती है। ठीक है, तो ये चट्टानें दोस्तों हमें कहां देखने को मिलेगी, गंगा के मैदान में। ठीक, तो गंगा के मैदान में इस प्रकार की चट्टानें दोस्तों हमें देखने को मिलेंगी। दोस्तों एक मिनट वेट करिएगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों आपका, जस्ट वेट। चल ओके,
तो ये दोस्तों चतुर्थक काल की चट्टानें और तृतीय काल की चट्टानों तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना, कंप्लीटली। और जहां दोस्तों समझ में ना आए आप कमेंट करके तुरंत पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर दोस्तों। तो ये चतुर्थक काल की चट्टानें मानी जाती हैं। अब देखिए इसमें हम लोग नया टॉपिक देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश की भौतिक विशेषता है ना, ये कहाँ कहाँ तक है। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश की जो भौतिक विशेषता का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप जिस क्षेत्र से हैं, है ना, हो सकता है कि आप उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से हो, पूरब वाले क्षेत्र में रहते हो, पश्चिम वाले क्षेत्र में रहते हो, दक्षिण वाले क्षेत्र में रहते हो या उत्तर वाले, तो उस क्षेत्र की विशेषता क्या है, यही भौतिक विशेषता कहलाती है। जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे उत्तर प्रदेश में कई विशेषताएं हैं। जैसे आप देखेंगे कि कुछ भाग जो है दक्षिण का पठारी भाग कहलाता है, दक्षिण का पठारी भाग। बीच वाला भाग जो है गंगा यमुना का मैदानी भाग कहलाता है। और ऊपर का दोस्तों जो है नेपाल का तराई क्षेत्र बोलते हैं, तराई वाला एरिया, है ना, भाबर तराई का मैदान सबसे ऊपर वाला, जो हिमालय के जस्ट नीचे मिलेगा उत्तर प्रदेश को, वो भाबर तराई का मैदान भी। उससे नीचे मिलेगा गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र यानी गंगा यमुना का मैदान। और सबसे नीचे स्पेशली बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार, इन दोनों को मिलाकर के दक्षिण का पठारी भाग कहा जाता है। तो ये हमारे प्रदेश की भौतिक संरचना माना जाता है, भौतिक विभाजन माना जाता है। अब आप देखेंगे दोस्तों जो ऊपर वाला भाग होगा, क्योंकि भाबर और तराई क्षेत्र है, तो यहाँ पर हमें उत्पादकता, जैसे फसलों की उत्पादकता ज्यादा देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, चूंकि गंगा यमुना यहाँ पर हर साल जलोढ़ मृदा लाती है, और जलोढ़ मृदा के कारण यहाँ पर भी क्या है, फसलों का उत्पादन हमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा। जलोढ़ मृदा उपजाऊ मृदा मानी जाती है। और जहां पर हम देखेंगे बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, तो ये पठारी भाग है, यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती है ना, बारिश की दृष्टि से ये थोड़ी सा कमजोर भाग है। तो यहाँ पर फसलों का उत्पादन होता है, लेकिन उतना नहीं होता है जितना अदर उस जगह होता है, राइट। जैसे धान की खेती उस तरफ होगी, यहाँ पर ऐसी फसलें उत्पन्न होगी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में जो दोस्तों कम पानी वाली होंगी, जिनको पानी बहुत कम चाहिए होता है। ठीक है, ऐसी फसलों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये पूरा भौतिक विभाजन होगा उत्तर प्रदेश का। तो यही हेडिंग डाल दीजिएगा आप दोस्तों, उत्तर प्रदेश का भौतिक विशेषता यानी भौतिक विभाजन। उत्तर प्रदेश की भौतिक विशेषता, उत्तर प्रदेश की भौतिक विशेषता। अब दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप लोगों को बस अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से उनके आंसर कर देने। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया है दोस्तों कि जो हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, इसके उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी जिले कौन कौन से हैं। यानी ये जो एरो के निशान मैंने चारों तरफ लगा दिए, कौन कौन से जिले लिखूं सर दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन से जिले लिखे जा सकते हैं, यहाँ पर आप लोग बताइए दोस्तों। यानी हमारा जो विस्तार है, जैसे पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है ना, उत्तर में क्या है और दक्षिण में क्या है, इस तरीके से आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर। देखिए आज हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं, ठीक है, अभी आपका किसी का कमेंट नहीं आया। देखिए हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं, तो जो ऊपर वाला भाग है ना, वो सबसे उत्तरी भाग माना माना जाता है ये। और ये है दोस्तों किसका, सहारनपुर का। किसका है, सहारनपुर का। इसी इसी प्रकार से दोस्तों सबसे पूरब, पूरब मतलब बिहार की तरफ, बिहार की तरफ कौन सा होगा, बलिया। बलिया, बस यही दोस्तों बाबकरी से है, बाकी सब साथ साथ से होंगे। देखिए सहारनपुर सबसे उत्तरी, सोनभद्र सोनभद्र दोस्तों सबसे दक्षिणी, और यहां पर दोस्तों शामली जिला सबसे पश्चिमी, शामली जिला सबसे पश्चिमी माना जाता है प्रदेश में। ठीक है, अब हमारे प्रदेश से दोस्तों आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा प्रदेश में जो है जैसे आजादी के बाद उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा अपने आप में स्टेट हुआ करता था। फिर जब आजादी मिली, तो आजादी के बाद दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश के कई छोटे छोटे प्रांत जो है, मतलब एक तरीके से इनको सेटल किया गया, छोटे छोटे राज्यों को सेटल किया गया, है ना। फिर फाइनली बड़ा सेटलमेंट हुआ था 2000 में, वर्ष 9 नवंबर वर्ष 2000 को। कैसे सर, वर्ष 9 नवंबर 2000 की बात है दोस्तों कि हमारे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड नामक एक नया राज्य बना था। शुरुआत में उसका नाम उत्तरांचल रखा था,
लेकिन 2008 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया, जो कि आज भी उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश से विभाजित होने होकर के नया राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड। अब सोच रहे होंगे कि सर भौतिक विशेषता पढ़ रहे हैं तो ये संसद वाला काम यहां लेकर के क्यों आ गए? दोस्तों इसका कारण है, कारण क्या है कि जब तक हमारा उत्तर प्रदेश विभाजित नहीं था तो उत्तर प्रदेश को मुख्य रूप से 3 भाग में डिवाइड करते थे। पहला पर्वतीय भाग, दूसरा गंगा यमुना का मैदानी भाग, और तीसरा दोस्तों, तीसरा पार्ट हुआ करता था ये बुंदेलखंड वाला यानी दक्षिण का पठारी भाग। तो इस 3 प्रकार से डिवाइड था। कौन कौन सा दोस्तों? पर्वतीय भाग, गंगा का मैदानी भाग, और तीसरा दोस्तों दक्षिण का पठारी भाग। इस तरीके से डिवाइड था। लेकिन आप जानते हैं कि 9 नवंबर वर्ष 2000 को उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर उत्तराखंड एक अलग राज्य बन गया। तो जो पर्वतीय भाग वाला एरिया उत्तर प्रदेश का हुआ करता था वो किसमें चला गया? उत्तराखंड में। वो किसमें चला गया? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में जाने के पश्चात अब वैसे देखा जाए तो केवल 2 ही भाग बचे हमारे यहाँ पर। एक तो बचा गंगा यमुना का मैदानी भाग और दूसरा बचा दोस्तों दक्षिण का पठारी भाग। लेकिन आज जब विभाजन हो गया तो उसके बावजूद भी हम इसको कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, खास करके 3 पार्ट में फिर भी डिवाइड करेंगे। भाबर एवं तराई क्षेत्र, है ना, सबसे ऊपर देखेंगे तो भाबर एवं तराई क्षेत्र, दूसरे नंबर पर देखेंगे यही गंगा यमुना का मैदान, और तीसरा देखेंगे दोस्तों दक्षिण का पठारी भाग। तो इस तरीके से आज भी इस प्रकार के हम डिवीजन मानते हैं। पहले भी 3 प्रकार से, आज भी 3 प्रकार से। अंतर केवल उतना है कि जो भाबर और तराई वाला क्षेत्र था वो पर्वतीय भाग में ही हम उसको इंक्लूड किए थे, लेकिन अब उसको हम अलग तौर पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे पॉइंट करके यहां पर लिखेंगे प्रदेश से उत्तराखंड के विभाजन के पूर्व, प्रदेश से उत्तराखंड के विभाजन के पूर्व प्रदेश को निम्न भागों में, प्रदेश को निम्न भागों में बांटा जाता था। निम्न भागों में बांटा जाता था। अब देखिए निम्न भागों में कैसे बांटा जाता था? तो पहला तो मैंने बताया कि पर्वतीय भाग। क्या है दोस्तों? पर्वतीय भाग। चलिए बहुत बढ़िया, किसी का कोई कमेंट नहीं है। पर्वतीय भाग नंबर 1 क्या है? पर्वतीय भाग। पर्वतीय भाग। नंबर 2, एक तो हो गया पर्वतीय, दूसरा हो जाएगा दोस्तों गंगा का मैदान। ठीक है, क्या हो जाएगा? गंगा का मैदान। गंगा का मैदान। और नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों दक्षिण का पठारी भाग। तो इस प्रकार से ये 3 भाग में डिवाइड है, 3 पार्ट में उत्तर प्रदेश को डिवाइड किया जाता था। बात समझ रहे हैं ना? अब नहीं डिवाइड किया जाता, ये पहले डिवाइड किया जाता था। अब भी दोस्तों 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, लेकिन अब अलग प्रकार से डिवाइड किया जाता है। अब क्या दोस्तों? अब कुछ अलग प्रकार से डिवाइड किया जाएगा। सर अलग प्रकार से कैसे? अब भी 3 ही प्रकार आएगा, लेकिन अब जो 3 प्रकार आएगा उसमें भाबर और तराई जुड़ जाएगा, बाकी का सेम टू सेम रहेगा, है ना। भाबर का तराई में इसमें आ जाएगा। तो लिखेंगे लिखेंगे विभाजन के पश्चात, विभाजन के विभाजन के पश्चात विभाजन के पश्चात प्रदेश को निम्न भागों में बांटा जा सकता या बांटा जाता है। निम्न भागों में बांटा जाता है। अब देखिए फिर से 3 भागों में।
अंतर क्या हो जाएगा, भाबर और तराई का क्षेत्र हो जाएगा। जो पर्वतीय भाग था उसको अब नाम दिया जाएगा भाबर एवं तराई का क्षेत्र। ठीक है, दूसरा नाम क्या देंगे सर, दूसरा नाम देंगे गंगा का मैदानी भाग। गंगा का मैदानी भाग। और नंबर 3 दे देंगे दोस्तों वही दक्षिण का पठारी भाग। दक्षिण का पठारी भाग। तो वर्तमान में भी दोस्तों ये 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, है ना। वर्तमान में भी कितने भाग में डिवाइड करते हैं प्रदेश को, तो 3 पार्ट में। बताओ, क्लियर, यहां तक क्लियर। जस्ट वेट दोस्तों, जस्ट वेट। एक मिनट दोस्तों, आप सबके कमेंट देख लूं, पता नहीं मुझे देख नहीं रहे हैं कि आप लोग कर नहीं रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, चलिए बहुत बढ़िया संदीप जी। पूरब में बलिया, पश्चिम में शामली, वेरी गुड। और दक्षिण में सोनभद्र, वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए बहुत बढ़िया, लेखपाल का फॉर्म आया, सब लोग भर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है, बस मेहनत करके पढ़ते चलिएगा। मैं पूरा एक एक करके जो है सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। सब कुछ पढ़ाने का मतलब एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम वो पूरा का पूरा डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। इसलिए जितना हो सके दोस्तों मेहनत करना और समझने का पूरा अपने तरीके से प्रयास करना। ठीक है, बिल्कुल। हर हर महादेव शिवानी। अच्छा शिवानी, आप पहले भी पढ़ते नहीं है क्या, ये एक बार पढ़ चुके हैं क्या आप में से कुछ लोग? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर हम पहले भाबर एवं तराई क्षेत्र को पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा दोस्तों भाबर और तराई क्षेत्र को पढ़ने से पहले मैं आपको एक मैप दिखा दूं, और उस मैप के माध्यम से आप थोड़ी बहुत कुछ चीजें समझ पाए, है ना। देखिए ये वाला, एक सेकंड एक सेकंड। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारे प्रदेश का ब्लैंक ही है ना, इसमें कोई जिले नहीं बने हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये वाला एरिया, जो ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, ऊपर वाला ये, तो जब आप ऐसे आएंगे ना नीचे की तरफ इस तरह से, तो आप ऊपर वाला भाग देखोगे ना, तो ये चौड़ा मिलेगा ऊपर। यही वाला भाग है दोस्तों भाबर एवं तराई क्षेत्र। ये वाला क्या है, ये वाला भाग ही दोस्तों भाबर एवं तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये पूरा भाग भाबर एवं तराई क्षेत्र। तो दोस्तों ये है चौड़ा इस तरफ, और जैसे जैसे हम पूरब की तरफ जाएंगे तो ये सकरा होता चला जाता है। याद रखेंगे क्या होगा दोस्तों, सकरा यानी पतला होता चला जाता है। ऐसा पता चलता है कि यहाँ पर ये 80 से 90 किलोमीटर तक चौड़ा है, 80 से 90 किलोमीटर, और यहाँ पर 30 किलोमीटर तक का चौड़ा रह जाता है, मतलब सकरा रह जाता है, इतना जो है सकरा हो जाता है। तो ये जैसे जैसे पूरब की तरफ जाएंगे तो ये भाग जो है ना सकरा होता चला जाता है। यही आपका भाबर और तराई क्षेत्र है। ये वाला क्या दोस्तों, भाबर और तराई क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए अब लिखेंगे इसको पॉइंट करके।
तो हेडिंग डाल दीजिएगा दोस्तों भाबर एवं तराई क्षेत्र। पहली हेडिंग डाल दीजिएगा भाबर एवं तराई क्षेत्र, पहले यही वाली। भाबर एवं तराई क्षेत्र, भाबर एवं तराई क्षेत्र। तो इसमें आप पॉइंट करके लिखते चलिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है। लिखेंगे पहला पॉइंट, यह सहारनपुर से लेकर, यह सहारनपुर से लेकर देवरिया यानी बलिया, देवरिया और बलिया तक, सहारनपुर से लेकर देवरिया या बलिया बलिया तक फैला हुआ है, ठीक है। कहां तक फैला हुआ है? तो ये दोस्तों देवरिया या बलिया तक फैला हुआ है ये भाग, है ना। उत्तर प्रदेश का जो भाबर और तराई क्षेत्र है, तो ये फैला हुआ है। अब देखिए ये क्या है, पश्चिम की ओर, सॉरी पूर्व की ओर जैसे चलते चलेंगे ये सकरा होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। सकरा होता चला जाता है, ठीक है। यह पश्चिम में चौड़ा और पूर्व की ओर चलने पर, पूर्व की ओर, पूर्व की ओर चलने पर सकरा होता जाता है। सकरा होता, यानी जैसे जैसे दोस्तों आप पूरब की तरफ जाओगे वैसे वैसे ये सकरा होता चला जाता है, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा चौड़ा कहाँ होगा? तो सबसे ज्यादा चौड़ा ये पश्चिम में है, ठीक है, पश्चिम में। और कम चौड़ा कहाँ पर है? पूरब में, ठीक है। यही चीज मैंने यहाँ पर समझाई भी है और लिख भी दी है, दोनों चीजों से आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट करके लिखिएगा दोस्तों, लिखेंगे यह, मतलब यह क्षेत्र यह क्षेत्र पहले 80 से 90 किलोमीटर तक चौड़ा हुआ करता था, चौड़ा हुआ करता था, परंतु भूमि सुधार होने के कारण, परंतु भूमि सुधार होने के कारण, परंतु भूमि सुधार होने के कारण, कारण इसकी चौड़ाई इसकी चौड़ाई दोस्तों कम हो गई है ना। क्या है? इसकी चौड़ाई कम हो गई है, ठीक है। यानी अब ये बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है। यदि पश्चिम में देखेंगे तो लगभग मतलब 35 से 40 किलोमीटर पश्चिम में चौड़ा है, और पूरब में जाएंगे तो दोस्तों और कम हो जाएगा, मतलब 20 किलोमीटर ही रह जाएगा, 20 से 30 किलोमीटर। तो इस तरीके से इसकी चौड़ाई क्या है दोस्तों, कि अब कम हो गई है भूमि सुधार होने के कारण, है ना। भूमि सुधार होने के कारण अब इसमें कम हो गई है। अब मैंने आपको बताया कि ये दोस्तों चूंकि तराई वाला मैदान है, क्षेत्र है, तो यहाँ पर फसलें अच्छी होती हैं, और यहाँ पर कई प्रकार की फसलों को भी बोया जाता है ना। कई प्रकार की फसलों को बोया जाता है। तो लिखेंगे इस क्षेत्र में, लिखेंगे दोस्तों इस क्षेत्र में गेहूं, गन्ना, धान, ये सब फसलें बोई जाती हैं। तो लिखेंगे
इस क्षेत्र में गेहूं, गन्ना, धान इत्यादि फसलों को बोया जाता है। ठीक है, यानी इस क्षेत्र में ये इस प्रकार की फसलें बोते हैं। यहाँ पर दोस्तों गन्ना बो दिया जाता है, धान भी बो दिया जाता है, ठीक है, और जो है गेहूं भी बो दिया जाता है, इस प्रकार की। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ दोस्तों जो जलोढ़ मृदा मिलती है, क्या उसको कोई और नाम से जानते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर मिलने वाली जो जलोढ़ मृदा है उसको रेह कहा जाता है ना, यानी प्रदेश के उच्च भागों पर मिलने वाली जलोढ़ मृदा को रेह के नाम से जाना जाता है। तो लिखेंगे प्रदेश के उच्च भागों में मिलने वाली जलोढ़ मृदा को रेह के नाम से जाना जाता है। रेह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी इस रेह के नाम से दोस्तों जाना जाता है। तो बताएं भैया, क्लियर हो गया? इतना सबको समझ में आ गया? ये वाला पार्ट सबको क्लियर? तो फिर हम गंगा के मैदानी वाले भाग तरफ चले। अब यदि ये वाला क्लियर हो गया हो सबको, तो फिर मैदानी भाग तरफ बढ़ा जाए, क्या है ना, मैदानी भाग, गंगा का मैदानी भाग। अब मैदानी भाग तक चलने से पहले दोस्तों समझ लेते हैं मैदानी भाग को, है ना, मैदानी भाग क्या है। चलिए, अब देखिए ऊपर वाला जो भाग कहलाता है, ऊपर वाला जो भाग कहलाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ आप सहारनपुर के से लेकर के, है ना, ये वाला, तो ऊपर वाला भाग कौन सा हो जाता है दोस्तों? तराई वाला, भाबर और तराई क्षेत्र। ऊपर क्या है? भाबर और तराई क्षेत्र। और ये जो बीच वाला भाग है दोस्तों, है ना, ये जो बीच वाला भाग है, इस तरीके से ये जो बीच वाला भाग है, इस बीच वाले भाग को हम किस नाम से जानेंगे? ठीक है, तो बीच वाले भाग को दोस्तों हम जानते हैं गंगा का, पूरा का गंगा का मैदान कहलाता है। ये जो बीच वाली पट्टी है, देखिए ये दक्षिण का पठारी भाग है पूरा। यहाँ ये सोनभद्र जिला है ना, सोनभद्र, ये पूरा बुंदेलखंड वाला कुछ भाग यहाँ पर है। तो बुंदेलखंड के अलावा इस तरफ भी है कुछ भाग। तो ये क्या कहलाएगा? जैसे यमुना वाला ये क्षेत्र आ जाता है, यहाँ पर यमुना इस तरीके से प्रवेश करती चली जाती है। तो इसको अब देखिए हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे सर 3 पार्ट में? देखिए ये वाला जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला, और ये बीच वाला, और ये तरफ पूरब का, है ना, इस तरफ इतना कर देते हैं, और ये पूरब का। तो ये वाला जो भाग कहलाएगा साथियों, देखिए ये वाला, ये कहलाएगा गंगा का ऊपरी मैदान, ऊपरी भाग या ऊपरी मैदान। ठीक है, ये वाला कहलाएगा गंगा का मध्यवर्ती भाग या मैदान। और ये वाला कहलाएगा दोस्तों गंगा का पूर्वी मैदान, गंगा का पूर्वी मैदान या पूर्वी भाग। तो आप इसको चाहे गंगा का पूर्वी मैदान कह दीजिए, चाहे आप गंगा का पूर्वी भाग कह दीजिए। ठीक है, इसी नाम से दोस्तों ये पूरा का पूरा जाना जाता है। अब सबसे ज्यादा यदि उपजाऊ क्षेत्र कहीं पर है, सबसे ज्यादा, तो दोस्तों वो यही वाला एरिया है। मतलब
यदि हमारे उत्तर प्रदेश का कोई उपजाऊ क्षेत्र है तो वो यही उपजाऊ क्षेत्र है ना। सबसे ज्यादा गंगा में उत्पादन कहाँ, सॉरी, हमारे प्रदेश में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो सर आप यहीं पर कह सकते हैं कि सर यहाँ पर अच्छा खासा उत्पादन हो जाता है। ठीक है, आप ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर अच्छा खासा उत्पादन होता है फसलों का। सबसे ज्यादा जो उपजाऊ क्षेत्र है यदि कहीं पर, तो वो यही वाला भाग है, यहीं पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, उत्पादन। तो लिखेंगे दोस्तों, यहां से पॉइंट करके लिखेंगे सब लोग, लिखिएगा। हेडिंग तो डाल दी है ना, भाबर और तराई क्षेत्र। तो ये गंगा का, अब यहां से हेडिंग डाल दीजिएगा, लिखेंगे गंगा का मैदानी भाग। बिल्कुल, गंगा का मैदानी भाग, गंगा का मैदानी भाग। अब देखिए गंगा के मैदानी भाग में क्या है कि इस भाग को कहते हैं कि ये विशालतम उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, विशालतम उपजाऊ, तो लिखेंगे यह विशाल उपजाऊ क्षेत्र है। यह प्रदेश का एक विशाल उपजाऊ क्षेत्र है तथा इसे मुख्य रूप से तथा सॉरी, हाँ, तथा यह, इसी की जगह यह लिखना दोस्तों, थोड़ी सा कम बदल जाता, तथा यह मुख्य रूप से प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। मध्य भाग में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? तो ये मध्य भाग में स्थित है, बीचों बीच स्थित है ना। अब ये जो पूरा एरिया दोस्तों, ये वाला जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं यहां से लेकर के वहां तक, ये पूरा एरिया दोस्तों गंगा और यमुना, मतलब या इनकी सहायक नदियों द्वारा जो जलोढ़ तलछर है या गाद है या अवसाद है, इन सबके द्वारा जमा करके हुआ है। इन सबके जमाव के कारण इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है ना। तो लिखेंगे इस मैदानी भाग का निर्माण इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा यमुना की सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ तलछट अवसाद गाद इत्यादि के अवसाद गाद इत्यादि के जमाव से हुआ है। इत्यादि के जमाव से हुआ है, मतलब इन सबके जमने के कारण दोस्तों ये हुआ है। अब यदि मैं आपसे कहूं दोस्तों
कि प्रदेश की सबसे घनी आबादी कहाँ पाई जाती है। घनी आबादी का मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन प्रदेश में कहाँ पर है, तो इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, लोग सबसे ज्यादा यहीं पर निवास करते हैं। ठीक है, इसी कारण से क्योंकि ये सबसे उपजाऊ है ना, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको यहीं पर मिलेगी। तो लिखेंगे लिखेंगे इस भाग में देश की इस भाग में ना केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश की दोस्तों, है ना, देश की सर्वाधिक घनी आबादी निवास करती है। इस भाग में देश की सर्वाधिक सर्वाधिक घनी आबादी निवास करती है। ठीक है, सबसे तथा मतलब निवास तो करती है, तथा ये वाला जो एरिया है ना दोस्तों, ये कृषि उपजाऊ में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो लिख देंगे तथा यह क्षेत्र प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, तथा यह क्षेत्र प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। मतलब कृषि उत्पादन भी यहाँ पर अच्छा है, और कहा जा सकता है कि भैया जनसंख्या भी अच्छी खासी यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, तो ये दोनों ही मामलों में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, अब यदि मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर कौन सी फसलें बोई जाती है इस क्षेत्र में, तो आप लिख दोगे कि सर यहाँ पर लगभग लगभग सभी प्रकार की फसलों को बोया जाता है। ठीक, अब इस भाग को थोड़ी सा दोस्तों मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला जो भाग है ना, वो गंगा यमुना की सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़, तलछट, अवसाद या गाद इत्यादि के जमाव से हुआ है। अब यहाँ दोस्तों एक चीज समझना प्रयास करना, जैसे मान लीजिए कोई नदी है, ठीक है, तो जब भी कभी कोई नदी अपने साथ चलती है तो वो केवल जल लेकर के नहीं जाती है, आगे जब बढ़ती है ना तो केवल पानी लेकर के नहीं चलती है, खास करके तब जब उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो, खास करके बरसात के मौसम में दोस्तों, स्पेशली बरसात के मौसम में। तो इस दौरान जब बरसात का मौसम होता है दोस्तों, तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में ये नदियां अपने साथ बहुत सारी चीजें बहा करके ले जाती हैं, पत्ते, है ना, मिट्टी, यानी बहुत सारी चीजें अपने साथ में बहा करके ले जाती हैं। तो जब हिमालय की उत्पत्ति हुई, तो हिमालय की उत्पत्ति के कारण दोस्तों ये पूरा का पूरा जो मैदानी भाग है, ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा, है ना, जिसमें आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना, इधर बिहार, बहुत सारा ये भूभाग था, तो उत्तर का मैदानी भाग कहलाता है पूरा। तो ये पूरे मैदानी भाग एक गड्ढा था दोस्तों, गड्ढा। करोड़ों साल लग गए इन नदियों को, गंगा यमुना को दोस्तों करोड़ों साल लग गए हिमालय का अवसाद यहाँ जमा करने में, और हिमालय के अवसाद को जमा करते 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 इन्होंने इसको पूरा क्या कर दिया दोस्तों, पूरा भर दिया। जैसे एक सोखता होता है ना, तो इसी प्रकार से है उत्तर भारत, एक सोखता टाइप का है ना। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा बना दिया है नदियों के जमाव के कारण, अवसाद के कारण। तो आज जो पूरा का पूरा भूभाग आपको देखने को मिलेगा इस वाले एरिया का, ठीक है, खास करके गंगा यमुना के मैदान। अब इसी कारण से चूंकि यहाँ पर जलोढ़ मृदा है, कई प्रकार का ह्यूमस है, कार्बनिक पदार्थ हैं, इसलिए इस क्षेत्र में क्या है दोस्तों, हमें फसल उत्पादन। अब कभी आपने एक चीज कभी नोटिस किया हो दोस्तों, इस क्षेत्र में कोई आपको खनिज तत्व नहीं मिलेंगे कि लोहा निकल आया, ऐसा नहीं मिलेगा कि सोना निकल आया, गोल्ड निकल आया, नहीं निकलेगा भाई, निकलने के चांसेस ही नहीं है इस क्षेत्र में। सब क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये वास्तव में हिमालय की मिट्टी को भर दिया गया, मतलब एक गड्ढा है, उस गड्ढे में मिट्टी को भरा गया है भाई, तो उसमें तो कुछ चांसेस ही नहीं है। जो विंध्य पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है, इन क्षेत्रों में ज्यादा चांसेस होते हैं कुछ खनिज मिलने के, कुछ मिनरल्स मिलने के। दक्षिण वाले भाग में मिलेंगे हमें, हालांकि दक्षिण बहुत पुराना भाग है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भाग जो है ना हमारा, बहुत पुराना है, तो वहां की एक अलग बात हो जाती है, वहां पर मिलना एक अलग मैटर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। बताइए
सबको समझ में आया? सबको ये सब क्लियर हुआ दोस्तों? इतना सबको समझ में आया? आई थिंक सबको समझ में आया होगा। और जिन साथियों को समझ में नहीं आया है, आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, जो भी चीज आपको क्लियर नहीं हुई हो तो पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहेगा, खुला है ना, और खुला था। तीनों काल की बात कर ली हमने। तो जो साथी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन करना चाहते हो, तो दोस्तों आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, क्लियर दोस्तों? यहाँ तक सबको क्लियर है ना? यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। और चलिए दोस्तों, आप लोग जो लोग जुड़े हैं क्लास में, तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि सभी लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिए, इस प्लेटफॉर्म के बारे में सबको ज्यादा से ज्यादा बताइए। और जो लोग, जिन दोस्तों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए है, ठीक है, ये पीडीएफ चाहिए है, आप सभी लोग ऐप में जाकर के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और जो अभी वर्तमान में वैकेंसी आई हुई है, उन वैकेंसी का भी लाभ ले सकते हैं। ठीक है, उन वैकेंसीज का दोस्तों आप लोग लाभ ले सकते हो। ठीक है, चाहे लेखपाल, कहने का मतलब कि हर प्रकार के एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो चलिए फिर विदा लेते हैं, आज इतना ही। नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।